आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एक और नए टॉपिक को। टॉपिक का नाम होगा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। पिछले दो क्लास के अंदर हम लोगों ने पूरी तरीके से कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को पढ़ा, है ना। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब था ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका इस्तेमाल हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल को हम लोगों ने पढ़ लिया, अलग अलग प्रकार का उसमें था, जैसे नेचुरल गैस था, फिर से इलेक्ट्रिसिटी था, फिर से फायरवुड था, है ना। अलग अलग प्रकार की चीज़ें उसमें थे जिसको कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें देखते हैं कि क्या नया बात है। देखो, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव नॉट बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स यूजेज स्टार्टेड वेरी सून। मतलब कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी आते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग लंबे समय से नहीं कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग लंबे समय से नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल हम लोगों ने कुछ साल पहले ही इस्तेमाल करना चालू किया है। कहने का मतलब ये हो गया कि देखो, पहले ये समझो, दोनों में डिफरेंस बड़ा माइनर डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी आते थे जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं, ठीक ना। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी आते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग हाल फिलहाल में ही चालू किए हैं। मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग पहले से नहीं करते आ रहे हैं, ये हमारा आज का देन है। मतलब बहुत पुराना नहीं, लगभग 4 साल 10 साल 15 साल का ये देन है, इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिस भी सोर्स के बारे में, वो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या है, बिल्कुल हमारे लिए नया है, पुराना नहीं है ना। चलो, इसी के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोगैस। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अब चालू किए हैं, पहले से नहीं करते थे। मतलब कि हमारे लिए बिल्कुल नया चीज़ है। अब इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा सोलर एनर्जी है। चले, इसी के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। सोलर एनर्जी का मतलब सिंपल सा हो गया, जो एनर्जी आपको सनलाइट से प्राप्त हो, सूरज की रोशनी से प्राप्त हो। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मेरे हिसाब से आप सभी ने सोलर सेल देखा ही होगा। सोलर सेल ज़्यादातर तो जो है ना गाँव में देखने को मिल जाता है, क्योंकि सोलर सेल लगभग हर छत पे पहले गाँव में दिख जाता था। मतलब अब तो बिजली आ गया है तो सोलर सेल का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, सोलर पैनल का बेसिकली। तो अब इस्तेमाल इसका कम हो गया। लेकिन जब हमारे पास बिजली नहीं था, ज़्यादा नहीं, आप इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया का छोड़ दो, अपना बिहार ही देख लो, ज़्यादा नहीं, आप बिहार में मुश्किल से 10 से 15 साल आप पीछे जाओ बस, आपको लगभग अधिकतर गाँवों में ना हर छत के ऊपर सोलर पैनल, जिसको हम लोग सोलर सेल भी कहते हैं, वो आपको दिख जाता था। सोलर पैनल में क्या होता है, सोलर पैनल में सनलाइट पड़ता है, उस सनलाइट को कन्वर्ट कर दिया जाता है बिजली में, और वो बिजली हम लोग कहाँ पे स्टोर करते थे, बैटरी में। फिर हम लोग रात में उस बैटरी से बल्ब जलाते थे, पंखा चलाते थे, टीवी चलाते थे, है कि नहीं। लेकिन अब सोलर सेल आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता होगा, इक्का दुक्का कहीं पे दिख जाता होगा, लेकिन बहुत कम हो गया है अब, क्योंकि हमारे घर तक अब बिजली आ चुका है भाई, है ना। लेकिन ज़्यादा नहीं, 10 साल 15 साल आप पीछे बिहार में जाएंगे, मतलब हमारा ही राज्य बिहार में आप देखेंगे तो लगभग हर गांव में चीज़ एकदम आम बात था पहले। लेकिन अब इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हर घर में बिजली पहुंच रहा है भाई, है ना, सिंपल है। तो सोलर सेल जो है ना, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो सनलाइट को डायरेक्टली इस्तेमाल करके बिजली में कन्वर्ट कर देता है, और वो बिजली हम लोग बैटरी में स्टोर कर लेते थे, और फिर रात में हम लोग उसी बैटरी से बल्ब, पंखा, टीवी जो चलाना होता था हम लोग चलाते थे। आगे, मैनी सोलर सेल्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पज। अब देखो, आपके घर में यदि सोलर पैनल का इस्तेमाल करके आप बिजली का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो घर में यदि केवल इस्तेमाल करना है तो मुश्किल से 2-3 सोलर सेल बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। लेकिन मान लीजिए कि आपको पूरे गांव को ट्रांसफ़र करना है बिजली, या फिर पूरे ज़िले को, तो सोचिए इसके लिए कितना बड़े लेवल पे आपको बहुत सारे सोलर सेल आपको जोड़ने पड़ेंगे, एक से एक जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर एक पूरे बहुत बड़े ज़िले को, यानी कि पूरा एक डिस्ट्रिक्ट को बिजली मिल पाएगा। कोई डाउट इसमें? तो मतलब जो यदि मान लो ऐसे समझो ना आप इसको, कि यदि आपको घर के लिए केवल इस्तेमाल करना है तो 2 से 3 सोलर पैनल यानी कि सोलर सेल काफ़ी है, उससे आपका काम चल जाएगा रात भर। लेकिन यदि आपको पूरा एक गांव को या फिर एक पूरे ज़िले को एकदम बिजली ट्रांसफ़र करना है सोलर सेल के मदद से, तो बहुत सारे सोलर सेल आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे, और जब बहुत सारे सोलर सेल आप ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा कहलाता है सोलर पैनल, ठीक है ना। उससे आप बिजली आपका बड़े लेवल पर
बनता है और फिर आप पूरे गांव को या फिर पूरे शहर को ट्रांसफ़र कर दो बिजली, है ना। इस तरीके से हमारा ये काम चलता रहता है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, फिर से कम्युनिटी लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग बहुत चीज़ों में करते हैं। अब तो हमारे पास ऐसे ऐसे कुकर आ गए हैं कि बस आप उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखो, आपका खाना अपने आप बन जाएगा। मतलब कि उसमें ना सोलर सेल लगा हुआ रहता है ऊपर में, जो कि आपके कुकर को पूरा हीट करता है और बिजली में कन्वर्ट हो जाता है वो, और आपका खाना वहीं पे बन जाता है। मतलब कि अब हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, कम्युनिटी लाइटिंग मतलब जो गली मोहल्ले में लाइटनिंग इस्तेमाल होता है वो सोलर पैनल वाला, वो हो गया हमारा। फिर से ट्रैफिक सिग्नल, ये सब का सब हमारा सोलर एनर्जी पे ही चलता है, ठीक ना। आगे, द टेक्नोलॉजी फॉर यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। अब देखो सबसे अच्छा, चलिए हम ना आपसे एक आम सवाल पूछते हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछते हैं, ठीक ना। सोलर सेल से बिजली कन्वर्ट करना ये सबसे ज़्यादा किस एरिया के लिए फ़ायदेमंद होगा, बताइए। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, मतलब हमने यहाँ पे ये कहा आपको कि सबसे ज़्यादा सोलर सेल का इस्तेमाल करके बिजली इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा किसके मन लिए फ़ायदेमंद रहेगा? माउंटेन वाले लोगों के लिए, जंगल वाले लोगों के लिए, या फिर प्लेन में रहने वाले लोगों के लिए? नहीं, माउंटेन वाले। क्योंकि देखो प्लेन में तो आपके घर तक बिजली पहुंच जाएगा, लेकिन क्या पहाड़ों के ऊपर बिजली पहुंच पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो पहाड़ों के ऊपर फिर एक ही रास्ता हमारे पास बचता है, सोलर सेल वाला। क्योंकि देखो मान लीजिए कि आपका एक घर पहाड़ के बहुत ऊपर है, तो आपको क्या लगता है कि आपके एक घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार इतना पैसा खर्चा करेगी? नहीं करेगी। वो सिंपल क्या बोलेगी कि भैया आप अपना सोलर सेल अपना लगवा लो, सिंपल। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, जम्मू कश्मीर हम गए थे 2022 में, वहाँ पे ना आपको बहुत सारे ऐसे घर आज भी देखने को मिलेंगे जो कि पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। मतलब कि पहाड़ के ऊपर एक घर इधर है तो दूसरा घर उधर है, बहुत दूर दूर में है पहाड़ के ऊपर। वहाँ पे क्या आपको बिजली देखने को मिलेगा? नहीं, उतने दूर तक और एक घर के लिए सरकार उतना पैसा खर्च करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो वो क्या करती है, सिंपली लोगों को कहती है कि भैया आपको पैसा चाहिए, आप पैसा ले लो, लेकिन अपने घर में आप सोलर सेल ही लगा लो, क्योंकि आपके लिए हम एक बिजली लगाएंगे ये हमारे बस का बात नहीं है। सरकार सिंपली ऐसा करती है। तो याद रखिएगा, सोलर सेल का इस्तेमाल ज़्यादातर पहाड़ी वाले इलाके में होता है, क्योंकि वहाँ तक बिजली पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। और दूसरी बात, जंगल वाले इलाके में भी एकदम बिल्कुल, क्योंकि जंगल वाले इलाके में यदि बिजली जाएगा तो मान लीजिए यदि गलती से कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो पूरा जंगल में आग लग जाएगा। इसीलिए जंगल वाले इलाके में भी ज़्यादातर, हालांकि जंगल में तो लोग बहुत कम रहते हैं अब, लेकिन पहले आदिवासी लोग जंगल में ही रहते थे, लेकिन अभी भी आदिवासी उन लोग टाइम पे नहीं, सोलर पैनल नहीं उसमें नहीं, ये तो हमारा सोलर पैनल आज का दिन है ना, मुश्किल से 10 साल 15 साल का दिन है ना। तो ज़्यादातर जो आपको सोलर पैनल देखने को मिलते हैं वो जंगलों वाले इलाके में देखने को मिलते हैं, नहीं तो फिर पहाड़ वाले इलाके में, क्योंकि वहाँ पे बिजली पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता है और सरकार वहाँ पे पहुँचाती भी नहीं है, क्योंकि खर्चा बहुत आता है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा सोलर एनर्जी के बारे में। अब सोलर एनर्जी का थोड़ा सा एडवांटेज देख लेते हैं हम लोग कि इसका एडवांटेज क्या है, यानी कि अच्छाई क्या है। इट इज इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब है ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, लेकिन इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होगा, जो खत्म ही नहीं होगा। क्या लगता है आपको कि कभी भी सनलाइट खत्म हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। मतलब कि सूरज जब तक रहेगा तब तक सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग करते ही रहेंगे। तो क्या ये एग्जॉस्टिबल है या इनएग्जॉस्टिबल है? इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगला, इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग। पॉल्यूशन तो ये बिल्कुल जीरो करता है, ना के बराबर, मतलब करता ही नहीं है पॉल्यूशन, है ना, तो बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन इसका बुराई क्या है? बुराई ये है कि सबसे पहला बुराई इसका ये है कि महंगा बहुत पड़ता है, यानी कि सोलर सेल महंगा बहुत पड़ता है। क्योंकि देखो आप अपने घर में केवल एक सोलर सेल खरीद के लेके आ जाओगे, आपको बिजली मिल जाएगा? नहीं, उसके लिए आपको एक बैटरी भी चाहिए होगा, बैटरी चाहिए होगा, वायरिंग का सिस्टम चाहिए होगा, सोलर सेल चाहिए होगा, है ना। बहुत झंझट इसमें रहता है। और इसमें सबसे ख़राब बात यह है कि ये ख़राब बहुत जल्दी जल्दी होता है। हाँ बिल्कुल ख़राब होता है, और इसका मिस्त्री मार्केट में आपको बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे लिए टेक्नोलॉजी कैसा है, नया टेक्नोलॉजी है। देखो बैटरी ख़राब होगा ना तो मोड़ मोड़ पे आपको मिस्त्री मिल जाएंगे, मैकेनिक मिल जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपके घर का बिजली ख़राब हो जाएगा ना तो मोड़ गली गली में आपको मिस्त्री मिल जाते हैं। लेकिन सोलर सेल का मिस्त्री बहुत कम मिलता है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को बहुत नॉलेज नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, इसको ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करता है तो लोग इसके बारे में सीखना भी नहीं चाहते हैं, है ना। तो पहला बात क्या है, ये महंगा बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है ये।
इट रिक्वायर्स सनी वेदर टू वर्क बेस्ट। दूसरा बुराई ये है कि ये दूसरा बुराई ये है कि ये बरसात में उतना अच्छा काम नहीं करता है। ये अच्छा काम केवल और केवल गर्मी के समय में करता है, क्योंकि इसको 24 मतलब दिन भर गर्माहट मिल रहा होता है, सनलाइट मिल रहा होता है। क्या लगता है आपको कि सोलर पैनल यानी कि सोलर सेल जाड़े के समय में काम करेगा? जाड़े के समय में तो सूरज दिखता ही नहीं है, 7 दिन 8 दिन सूरज दिखता ही नहीं है। उसी प्रकार से बरसात के दिन में आप देखते हैं बिहार में कभी कभी बारिश होता है तो 7-7 दिन लगातार बारिश होता रहता है। तो ये अच्छा काम यहाँ पे नहीं करता है। तो ये बहुत अच्छा काम करेगा कब? जब गर्मी सीजन रहेगा, बहुत सनलाइट पड़ेगा तब। तो ये इसका हो गया बुराई। अगला हमारा है विंड एनर्जी, यानी कि जो हवा से एनर्जी हम लोगों को मिल जाए। हवा से भी एनर्जी मिलता है हम लोगों को, चला बात करते हैं इसके बारे में। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी हमारा इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या हवा चलना कभी बंद हो सकता है? कम हो सकता है, लेकिन बंद कभी नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो ये भी हमारा इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब कि ये भी कभी खत्म नहीं हो सकता। अर्लियर विंड मिल हैज़ बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर। पहले के समय में हम लोग विंड मिल इस्तेमाल करते थे, यानी कि जो चक्का हवा के झोंके से चलता था। कहने का मतलब हवा बहुत तेज चलता था ना, तो चक्का घूमता था, और इसका इस्तेमाल हम लोग अनाजों को पीसने के लिए और कुएं से पानी निकालने के लिए करते थे। मतलब सिस्टम लगा रहता था। जैसे मान लीजिए कि क्या है, बड़ा सा पंखी लगा दिया है ऊपर, जब जब हवा चलेगा वो घूमेगा, जब ऊपर में पंखी घूमेगा तो नीचे हमारा चक्की भी घूमेगा। तो इस तरीके से हमारा अनाज पिसाता था पहले। और कुएं से पानी निकालने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे पहले। मतलब कि एक सिस्टम लगा देते थे हम लोग कि यदि हवा चलेगा तो पंखी घूमेगा, और जैसे जैसे पंखी घूमेगा वैसे वैसे रस्सी हमारा ऊपर आएगा, बाल्टी में पानी भर के और पल में पानी निकाल लेंगे। इसलिए पहले हमारा चलता था। लेकिन आज के समय में हम लोग इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखो। इन मॉडर्न टाइम द हाई स्पीड ऑफ विंड रोटेट्स द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आपने किसी मूवी में या फिर किसी ब्लॉग में आपने देखा होगा, बहुत खुला हुआ इलाका होता है, बहुत खाली इलाका होता है, और वहाँ पे बड़े बड़े पंखी लगे होते हैं, फैन टाइप, एकदम स्टैंड जैसा, स्टैंड फैन टाइप, है ना। जब बहुत तेज़ से हवा चलता है तो पंखी घूमता है, और पंखी जब घूमता है ना, उसके नीचे उसी पाइप में फिट रहता है जनरेटर, और जनरेटर से हमारा फिर बिजली प्रोड्यूस होता है, और वो बिजली फिर बगल बगल वाले इलाके में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमारा आज के तौर पे काम चलता है। विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड इन माउंटेन वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स ब्लो। तो जो बड़े बड़े विंड मिल आपको देखने को मिलेंगे वो 2 ही जगह पे देखने को मिलते हैं ज़्यादा। पहला तो कोस्टल रीजन में, कोस्टल रीजन मतलब जो समुद्र के बगल में है, और समुद्र में जब हवा चलता है ना तो भयंकर हवा चलता है। तो समुद्र के बगल में जब हवा चलेगा तो इसका साफ मतलब है कि विंड मिल भी हमारा घूमता रहेगा अचानक, हमारा हर बार घूमता रहेगा। और दूसरा पहाड़ों के ऊपर, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर हवा बहुत चलता है ना। तो ये 2 ऐसे जगह है, यानी कि समुद्र के बगल में और पहाड़ों के ऊपर हवा बहुत चलता है, जिसके वजह से विंड मिल ज़्यादातर आपको यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक ना। आगे विंड फार्म्स आर फाउंड इन, अच्छा विंड मिल का मतलब सिंपल सा हो गया वो पंखी वाला सिस्टम जो होता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया विंड फार्म। विंड फार्म का मतलब हो गया जब बहुत सारे विंड मिल एक जगह पे लगा दिया जाए एकदम लाइन से बहुत दूर वाले ज़मीन तक, उसी को हम लोग कहते हैं विंड फार्म। जैसे देखो, यदि आप एक गाय पालोगे ना तो वो फार्म नहीं कहलाएगा, वो सिंपली पालना कहलाएगा कि हाँ एक गाय हम लोग पाल रहे हैं। लेकिन वहीं पे यदि आप 300, 400, 500, 1000, 2000 गाय पालोगे तो फिर आपका वो कहलाएगा फार्म, है ना, फार्म कहलाता है फिर। उसी प्रकार से जब बहुत सारे विंड मिल एकदम लगातार आप लगा देते हैं लाइन से, तो वो हमारा कहलाता है विंड फार्म्स। तो ज़्यादातर इस पूरी दुनिया में आपको विंड फार्म कहाँ पे देखने को मिलते हैं? नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, डेनमार्क, यूएसए एंड स्पेन। तो ये कुछ ऐसे कंट्री हैं, हाँ वर्ल्ड में ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे विंड फार्म आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे भयंकर तरीके से बिजली प्रोड्यूस भी होता है और बगल बगल इलाके में बिजली सप्लाई भी होता है, ठीक ना। ये हो गया हमारा विंड एनर्जी के बारे में। चलिए अब विंड एनर्जी के एडवांटेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, यानी कि इसका अच्छाई क्या है। अच्छाई तो इसका सबसे पहला यही है कि ये नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करता। पोल्यूशन कैसे करेगा? हवा से चल रहा है, और हवा में क्या पोल्यूशन होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हवा से ये हमारा जनरेट मतलब कि हवा से बिजली प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके वजह से ये नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करता है। आगे इट इज़ लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस सेटअप, यानी कि देखो इसमें ना इसका अच्छाई ये है कि इसमें जो पैसा लगता है वो एक ही बार लगता है सेट करने में, मतलब कि विंड फार्म सेट करने में जो पैसा एक बार लग गया सो लग गया, इसके बाद फिर इसमें पैसा जल्दी नहीं लगता है। ख़राब जल्दी नहीं होता ये, क्योंकि ख़राब कैसे होगा? जब जब हवा चलेगा तभी घूमेगा।
हवा नहीं चलेगा तो चुपचाप पड़ा रहेगा, इसमें जल्दी ख़राब होने का संभावना नहीं रहता। तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता, मतलब कि इसमें जो पैसा एक बार लगता है मोटा पैसा, वो केवल सेटअप में ही लगता है, बिछाने में ही लगता है केवल, मतलब कि एक बार जब इसको सेटअप करना होता है तभी पैसा लगता है, फिर बाद में उतना पैसा नहीं लगता है। मान लो कभी ख़राब भी हो गया तो थोड़ा मोड़े पैसे में ये ठीक हो जाता है, आराम से हो जाता है। उसके बाद इट इज़ सेफ़ एंड क्लीन, बिल्कुल सही बात है, साफ़ भी है प्लस सेफ़ भी है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है और साफ़ तो है ही क्योंकि हवा से प्रोड्यूस हो रहा है। अगला, अब इसका डिसएडवांटेज देख लो, बुराई क्या है इसका, इट क्रिएट्स नॉइज पोल्यूशन। हाँ, ये धुआं तो क्रिएट नहीं करेगा लेकिन ये आवाज़ बहुत करता है, मतलब जहाँ पे रहता है ना, तो जब घूमता है, मान लो कि जंग लग गया उसमें, तो घर 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 करता रहेगा, मतलब जब तक ये घूमेगा तब तक नॉइज यानी कि करता है, आवाज़ करता रहता है ये, ठीक ना। ये पहला बुराई है इसका। दूसरा, इट इज़ कॉस्टली टू सेटअप, यानी कि शुरुआत में खर्चा बहुत आता है इसको सेटअप करने में, लेकिन जब एक बार सेटअप हो जाता है तो फिर उतना खर्चा नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, खर्चे को लेकर इसका अच्छाई है तो एक बुराई भी है, मतलब कि अच्छाई है कि इसमें खर्चा एक ही बार जो होता है हो जाता है, फिर बाद में इसका खर्चा नहीं होता, ये इसका अच्छाई है। लेकिन बुराई क्या है कि जब शुरुआत में इसको लगा रहे होते हैं तो शुरुआत में ही खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक ना। मतलब ये हो गया, सिंपल सा ऐसे समझो कि शुरुआत में खर्चा बहुत आता है, फिर बाद में इसमें उतना खर्चा नहीं आता है, सिंपल बात है। आगे, इट इज़ हार्मफुल टू बर्ड्स। हाँ, पक्षियों के लिए ये बड़ा ही खतरनाक चीज़ है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि देखो पंखी बहुत बड़ा बड़ा होता है इसका, है ना, और यदि जब हवा बहुत तेज चलता है तो पंखी भी इसका बहुत तेज घूमता है, और उस दायरे में यदि कोई भी पक्षी आया तो कट जाता है, पूरी तरीके से मर जाता है, क्योंकि पंखी इसका बहुत बड़ा होता है ना, इसीलिए। तो इसका अच्छाई के साथ साथ इसका बुराई भी हो गया। अगला है हमारा न्यूक्लियर पावर। चलिए जरा इसके बारे में भी बात किया जाए, न्यूक्लियर पावर क्या है। देखो, न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। जैसे समझो यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ा सा इसको आप गहराई से समझिएगा ये है क्या। देखो, यूरेनियम और थोरियम ना, ये हमारा दो अलग प्रकार का मेटल है, सॉरी एलिमेंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, है ना, उसी प्रकार का हमारा दो एलिमेंट है यूरेनियम और थोरियम। चूँकि ये यूरेनियम है और थोरियम है, और चूँकि हमारा एलिमेंट है तो किससे मिलके बने होंगे, एटम से बने होंगे, और एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। यानी कि जब हम लोग न्यूक्लियस को आपस में टकराते हैं, समझिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग दो ही एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, पहला यूरेनियम और दूसरा थोरियम का। तो यूरेनियम का न्यूक्लियस और थोरियम का न्यूक्लियस, इन दोनों को जब हम लोग आपस में टकराते हैं, दोनों को आपस में जब हम लोग टकराते हैं तो जो टकराने के वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है, उसी हीट से हमारा बिजली प्रोड्यूस हो जाता है, समझिएगा ध्यान से। लेकिन सवाल है कि सर एटम तो बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा होता है, तो क्या इसके न्यूक्लियस को हम लोग आपस में टकरा सकते हैं क्या? ये काम हम लोग नहीं करते हैं, ये काम लैब में होता है, और ये काम लैब में भी क्या आम आदमी करते हैं? नहीं, साइंटिस्ट करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें नॉलेज बहुत चाहिए होता है, प्लस ये खतरनाक बहुत होता है, बहुत खतरनाक है ये चीज़ है। इसीलिए हमारे इंडिया में इससे बिजली बनाया तो जाता है लेकिन बड़े लेवल पे नहीं, क्योंकि बहुत खतरनाक है। और हमारे पास आज इतना एडवांस टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि टेक्नोलॉजी हमारे पास है लेकिन इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आज नहीं है कि इससे बिजली प्रोड्यूस करके पूरे कंट्री में सप्लाई कर सके, इतना हमारे पास अभी क्षमता नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा बिजली पहुँचाने के लिए, है ना। लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लेकिन आज उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है ना। आगे, तो क्या पहला पॉइंट समझ में आया? इसमें ध्यान रखिएगा कि यूरेनियम और थोरियम हमारा दो अलग प्रकार का एलिमेंट है, और एलिमेंट है तो एटम से मिलकर बने होंगे, और एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो यूरेनियम के न्यूक्लियस और थोरियम के न्यूक्लियस दोनों को आपस में हम टकराते हैं, टकराने के वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है, जो चिंगारी प्रोड्यूस होता है, उसी से हमारा बिजली बनता है, ठीक है ना। आगे, देयर इज ए न्यूक्लियर फ्यूजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब है कि इसमें ना कि बंद कमरा होता है, बंद कमरा मतलब इतना छोटा कमरा नहीं, बहुत बड़ा लैब होता है इसका। उसमें ना हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम का न्यूक्लियस और थोरियम के न्यूक्लियस दोनों को आपस में हम लोग एक तरफ से इधर से, मतलब कि दोनों अपोजिट तरफ से, ये इधर से आ रहा है तो इधर से आ रहा है, मशीन के थ्रू होता है ये सब चीज़, बहुत फास्ट होता है ये सब। तो दोनों को आपस में हम टकराते हैं, और जब इन दोनों को टकराते हैं तो ये हमारा कहलाता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब दोनों के न्यूक्लियस को आपस में टकराना, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये होता है, और टकराने का काम हम लोग कहाँ पे करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब होता है एक बहुत बंद कमरा, हाईली मतलब स्पेशलाइज्ड कमरा, जहाँ पे ये सब चीज़ हमारा होता है।
और ये कमरा बहुत छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, लैब के जैसा होता है, बहुत ही टाइटली पैक होता है। मतलब उसमें ना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसे आप समझ लो। बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आप सोचो ना न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, तो क्या वो बाहर नहीं निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। इसलिए इसका कमरा जो होता है ना बहुत ही बंद होता है, और इसमें जो काम करने वाले आदमी होते हैं बहुत ही स्पेशलाइज्ड आदमी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई मजदूर को उठा के भेज दिए, ऐसा नहीं, इसमें बहुत खतरनाक लोग होते हैं। इसीलिए ये बहुत ही महंगा भी पड़ता है, इसलिए इसका इस्तेमाल इंडिया में आज उतना ज़्यादा नहीं होता है। बिजली बनाने का क्षमता हमारे पास है इंडिया में, लेकिन इससे हम लोग आज उतना ज़्यादा बिजली नहीं बनाते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं बनाते हैं। ठीक है ना। आगे, द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। सबसे ज़्यादा दुनिया में यदि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कोई कर रहा है, मतलब इस तरीके से कोई बिजली बना रहा है, तो वो यूएसए है और यूरोप है। क्यों है भाई बताओ, इंडिया क्यों नहीं है? क्योंकि यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है और ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस भी है। ठीक है ना। आगे, इंडिया का बात करें तो इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। झारखंड हो गया और राजस्थान हो गया, इन दोनों के पास यूरेनियम बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है। तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाले समय में जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो झारखंड से और राजस्थान से यूरेनियम हम लोग लेके इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। आगे, थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन दी मोनोजॉइट सैंड्स ऑफ केरला। केरला में ना एक स्पेशल प्रकार का बालू पाया जाता है, सैंड। उस सैंड का नाम है मोनोजॉइट। मोनोजॉइट मतलब कि केरला में अलग प्रकार का एक बालू पाया जाता है, सैंड, उसका नाम है मोनोजॉइट। इस मोनोजॉइट में भारी मात्रा में आपको थोरियम देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियस ये बात है, जब फ्यूचर में हम लोग न्यूक्लियर पावर का बड़े लेवल पे इस्तेमाल करेंगे तो यूरेनियम लेना पड़ेगा हम लोगों को झारखंड और राजस्थान से, और थोरियम हम लोगों को लेना पड़ेगा केरला से, है ना, लेके इस्तेमाल करेंगे। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु। समझिएगा, हमने क्या कहा, हमने आपको यहाँ पे ये कहा कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हम लोग इंडिया में उतना नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ भी करते हैं लेकिन थोड़े मात्रा में जरूर करते हैं इसका। मतलब कि ऐसा है कि आने वाले जनरेशन में इसका इस्तेमाल हम लोग बड़े लेवल पे करेंगे। अभी बड़े लेवल पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखो, आने वाले समय में आपको ये मानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी हमारा और एडवांस होगा। क्या लगता है, हम लोग की टेक्नोलॉजी में और नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाले समय में हमारे पास खतरनाक टेक्नोलॉजी होने वाला है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इतने भयंकर लेवल पे करेंगे कि ऑल ओवर इंडिया में इसका बिजली सप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो कलपक्कम एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे बनता है। महाराष्ट्र में एक जगह है तारापुर, वहाँ पे बनता है। उसके बाद राजस्थान में एक जिला पड़ता है कोटा, आपने नाम सुना ही होगा, बड़ा फेमस है इंजीनियरिंग के लिए और डॉक्टरिंग के लिए, है ना, बड़ा फेमस जगह है कोटा। तो राजस्थान में एक जिला है कोटा, और कोटा में है हमारा राणा प्रताप सागर जगह का नाम है बेसिकली, तो वहाँ पे बनता है। उसके बाद फिर और बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है नरोरा, वहाँ पे बनता है। थोड़ा सा और बात करें, कर्नाटका में कैगा, कर्नाटका में जगह है नाम है कैगा, वहाँ पे ये सब बनता है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंडिया में भी न्यूक्लियर पावर बनता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में बनता है, बड़े लेवल पे नहीं। मोहल्ले आसपास के गाँव में ट्रांसफ़र किया जाता होगा बस। ठीक है ना। आगे बढ़ते, लेकिन हाँ, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो आपको ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होता हुआ आपको दिखेगा। मतलब चलिए, उसके बाद थोड़ा सा इसके अच्छाई के बारे में बात करते हैं थोड़ा। इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब इसका सबसे अच्छा बात यह है कि ये कम समय में, कम चीज़ों में ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है। इसलिए हमने कहा खतरनाक बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि एक बार इसका यदि झोंका आपको लग गया, करंट वरंट, तो बचने का संभावना बहुत कम है। इसलिए हमने कहा ये बहुत ही खतरनाक होता है, और इतने खतरनाक चीज़ों को संभालने का टेक्नोलॉजी हमारे पास आज उतना एडवांस नहीं है। लेकिन हाँ, जब आ जाएगा तब इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका अच्छा ये है कि इट डज नॉट रिक्वायर टू मच फ्यूल। इसमें ज़्यादातर आपको फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मतलब कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन का इस्तेमाल उतना इसमें नहीं है, और जब नहीं है तो ऑब्वियसली बात है पोल्यूशन ये नहीं करेगा, है ना। ये इसका अच्छा ही हो गया। बुराई क्या है भाई? बुराई सबसे बड़ा इसका ये है कि इट इज़ एक्सपेंसिव टू सेट अप न्यूक्लियर पावर प्लांट। बहुत महंगा पड़ता है ये, बहुत महंगा। मतलब ऐसा है, आप ये समझो कि आपको बनाना पड़ेगा एक न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब कि एक ऐसा आपको बंद कमरा बनाना पड़ेगा जिसमें कि हवा भी नहीं घुस सकता है। सोचो तो क्या लगता है आपको कि ऐसे बन जाता होगा? चारों तरफ से दीवार घेर दिए, मिट्टी बालू से हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए बहुत ही खतरनाक सिस्टम लगता है, और उसमें खर्चा बहुत आता है ना। और आप सोचो ना जरा, एटम के न्यूक्लियस को आप टकराने वाले हैं, जिस एटम को हम लोग देख ही नहीं पाते हैं उसको आप टकराने वाले हैं आपस में। तो सोचो कितना खतरनाक टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल होता होगा। इसलिए इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। देखो ये साफ साफ इसमें कह रहा है, जो हम बार बार कह रहे हैं ना आपको, वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें एक्सीडेंट होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इतना, क्योंकि इसमें बिजली ना कम समय में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और कहीं से भी लीक हो गया
आपका जान चला जाएगा। मतलब इसमें एक्सीडेंट होने का जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें लेबर काम नहीं करते हैं, इसमें बहुत ही नॉलेजेबल साइंटिस्ट काम करते हैं, क्योंकि खतरे वाला चीज़ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर पावर के बारे में, और अगला हमारा होगा जियो थर्मल एनर्जी। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट आपको? चलिए कोई डाउट नहीं है तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।